दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के डिबेट शो में। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं संजय राजन, करने जा रहा हूं प्राइम डिबेट। दोस्तों दरअसल आम सभा चुनाव को लेकर देश में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। हर तरफ केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक माहौल में अलग अलग सियासी रंग दिखाई पड़ रहा है। चुनावी मंचों से चुनाव का शोर अपने चरम पर पहुंच रहा है। एक नारा है मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए का, अब की बार 400 पार। वहीं दूसरा नारा है इंडिया गठबंधन का, जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। अब पूरा मशक्कत इन दोनों नारों के जरिए जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जारी है। हालांकि इक्के दुक्के मामले को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर उलझनों को एनडीए सुलझाने में कामयाब नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार अपनी ही रणनीति में उलझती जा रही है। सत्तारूढ़ों को मंच से बयानबाजी का मौका देती नजर आ रही है। दोस्तों अब देखिए और समझिए भी, देश के बड़े सूबे जहां 80 लोकसभा सीट है यानी उत्तर प्रदेश, यहां पर मुख्य लड़ाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। कांग्रेस के लिए एक सुखद एहसास हो सकता है प्रियंका का रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर, लेकिन समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर असमंजस जैसे हालात बिल्कुल बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने 48 सीटें घोषित कर ली हैं, लेकिन दोस्तों लगातार टिकटों में बदलाव का दौर भी जारी है। अभी तक मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर में समाजवादी पार्टी टिकट बदल चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में तो पहले डॉक्टर नागर, फिर राहुल अवाना, तो फिर डॉक्टर नागर को टिकट दिया गया। रामपुर में क्या स्थिति रही किसी से छुपा नहीं है। बागपत में समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने पर्चा खरीद लिया और अब कहा जा रहा है कि अमरपाल शर्मा को टिकट फाइनल किया गया है। ये तो बात केवल यूपी की है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी टिकट को लेकर इंडिया गठबंधन में बहुत ही असमंजस जैसे हालात हैं। हालांकि टिकट बदलना या टिकट देना सियासी दलों को अपना मामला हो सकता है, लेकिन ऐसे हालात सियासी जंग में विरोधियों को मौका तो दे ही जाता है। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे प्राइम डिबेट में एक बेहतरीन पैनल के साथ, लेकिन उसके पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंके की चोट पर किया जा रहा दावा 400 पार का। छोटे किसानों के बैंक खातों में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नियत सही तो नतीजे भी सही। जिसके घर में 3-4 पंखे हो, 1-2 एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की बात हो, तो करीब करीब उसको 300 यूनिट बिजली खपती है। ये 300 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और जरूरत से ज्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी। क्या मैसेज है, आगे की क्या करनी चाहिए? मैसेज स्पष्ट है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। समाज में भाईचारा मजबूत करने का हमारा हमेशा से एजेंडा रहा है। एकता रहनी चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। और हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। हमारा लक्ष्य श्री अखिलेश यादव जी ने भी तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भाजपा को 80 की 80 सीट पर हराएगा। आप कहते हैं इफ्तार में चौधरी साहब, कहा जाता है कि इफ्तार में दुआ मांगी जाती है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस और सपा एक साथ क्या दुआ मांगता है? दुआ उत्तर प्रदेश की जनता का हित हो और उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाए। उत्तर प्रदेश में सेकुलर ताकतें मजबूत हों, जनता अमन चैन से रहे,
यही दुआ है। और इसीलिए हमारा गठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। दफ्तर में आप लोगों ने हृदय स्टार पार्टी का आयोजन किया है, सबसे पहले तो क्या किया है? तो सुना आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी का दावा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दावा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हम अगले 1 घंटे तक इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस दल के लिए कितनी चुनौतियां हैं। आशीष तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलेंगे रविंद्र जी के पास, क्योंकि आज मौका आप ही का है। साहब, एक मंच से बोला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि नियत सही नतीजे भी सही होंगे। दूसरा, योगी आदित्यनाथ का एक बयान मैं सुन रहा था, एक तरफ स्वार्थ का परिवार, दूसरी तरफ मोदी का परिवार। भाई एकदम ललकारा जा रहा है मंच से आपको। संजय जी, जो दोनों बातें आपने कही, नियत सही, तो मोदी जी की व्यक्तिगत नियत अगर अच्छी होती तो वो मेरठ के चुनावी मंच पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और एनडीए के गठबंधनों का नाम लेते। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, केवल और केवल मोदी ब्रांड का प्रचार किया बस। और अंत तक इस स्तर पे उतर आया है कि हर व्यक्ति यहाँ से जाए, गठबंधन दल का भी, सामान्य जनता भी, और जाके सबको मोदी प्रणाम कहे। मतलब कि भारत में हर चीज का नाम बदला इन्होंने, संस्थाओं पे कब्जा किया, अब अभिवादन के तरीके पर भी कब्जा करने का प्रयास। दूसरा, आपने कहा मोदी जी ने कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसको झूठ बोलना बोलते हैं। 300 यूनिट बिजली तब फ्री होगी जब आदमी के पास जगह होगा, 5 लाख रुपया होगा और वह लगवा सकेगा सौर ऊर्जा तक के पैनल्स। ये तो झूठ है, जुमला है। अब मोदी, आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मोदी जी का परिवार, तो जो व्यक्ति परिवार की बात कर रहा है वो एक नाथ पंथ का साधु है, नाथ पंथ पे परिवार की कल्पना नहीं है। और अगर परिवार पे बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो नाथ पंथ का उल्लंघन है जिसके वो महंत हैं, तो उनके बात को तो माना ही नहीं जा सकता है। अब रही मोदी जी की परिवार, तो मेरा एक प्रश्न है, क्या मोदी जी के परिवार, उनकी श्रीमती जी आती हैं कि नहीं आती है? अगर आती हैं तो इस परिवार में एक बार लाके उनको भी मंचों पे दिखा देना चाहिए। तो ये सरकार झूठ का पुलिंदा है। महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों की उपेक्षा, मध्यम स्तर के व्यापारियों को जीएसटी लगा के मार देना, इन सारी असफलताओं से जूझ रही है। हार सन्निकट है। यह देख के मोदी जी बौखलाए हुए हैं। नवंबर से आज तक प्रधानमंत्री ऑफिस में नहीं बैठे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं घूमते हैं। ठीक है रविंद्र जी, दरअसल योगी जी ने जो जनसभा की है उसमें परिवारवाद पर उन्होंने हमला बोलते हुए बोला है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी सियासी दल जुटे हैं वो स्वार्थ के लिए आपस में जुटे हैं, इसलिए ये स्वार्थ का परिवार है। और मोदी का परिवार कहने का अर्थ है कि मोदी जी ने जो कहा है कि पूरा देशवासी हमारे परिवार हैं। परिवारवाद की बात अगर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो इसका जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी सदन में दे चुके हैं। क्योंकि भारत में 2 ही राजनीतिक परिवार हैं, एक नेहरू गांधी परिवार, दूसरा गोरखपीठ परिवार, जो आजादी के समय से लेके आज तक राजनीति में सक्रिय है, एक के बाद एक। तो बड़े बड़े हास्यास्पद बात है अगर योगी आदित्यनाथ जी परिवारवाद की खिलाफत करते हैं। जी चलिए ठीक है, आशीष जी आपके पास आते हैं। सुना आपने रविंद्र जी की बातें, भाई उसका जवाब आप दे लीजिए, फिर हम अगला सवाल करेंगे। सबसे पहले आप जवाब दे दें। जी देखिए संजय भाई, मैं आपको बताऊं, अभी रविंदर भाई ने जो 2-3 बातें कही वो निश्चित तौर पर बड़ी बेकार बातें हैं और इस तरीके की बातें इनको इस मंच से नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि शायद ये जो परिवारवादी लोग हैं, जो परिवारवादी पार्टी
जिस पार्टी से ये आते हैं वो परिवारवाद, एक्चुअली ये परिवारवाद की परिभाषा ही नहीं समझ पाए कि परिवारवाद है क्या। परिवारवाद का मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव जी, फिर अखिलेश यादव जी, फिर शिवपाल जी, फिर धर्मेंद्र जी, फिर अक्षय जी, एक ही परिवार से निकले हुए सारे लोग, 35 लोग और उनकी पार्टी और उन्हीं का पार्टी पर कब्जा, परिवारवाद इसको कहते हैं। और अगर जिस तरीके से इन्होंने मोदी जी को और योगी जी को परिवारवाद बताने की कोशिश करी, तो मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध के बारे में अगर इन लोगों ने थोड़ा भी जानकारी रखी हो तो महात्मा बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, और जब अपना परिवार छोड़ दिया तो पूरा विश्व उनका परिवार बन गया था जब वो महात्मा बुद्ध बन गए थे। तो आपको थोड़ा सा ये मानसिकता में आपको समझना पड़ेगा कि छोटी मानसिकता और बड़ी मानसिकता, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए उस स्तर की हमारी सोच भी होनी चाहिए। अगर सोच नहीं है तो हम इस तरीके से ही परिवारवाद, गोरक्षपीठ परिवारवाद हम बताएंगे उसको। वो जो एक महंत की परंपरा है, हम परंपरा को परिवार बताने लगेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोगों को कुछ कहना नहीं है, चूँकि जनता भी जानती है कि परिवारवाद क्या होता है और परंपरा क्या होती है। ठीक है जी। वैभव जी, आवाज़ आ रही है? चलिए वैभव जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, आवाज़ आ रही है आप तक हमारी? जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी आशीष जी, आपसे बात कर रहे हैं। आपने सुना समाजवादी पार्टी का तर्क, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी का तर्क। हमने एक दो नारों का जिक्र किया, एक तरफ मोदी जी का 400 पार और दूसरा इंडिया गठबंधन का जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। दोनों में कौन मजबूत नजर आ रहा है? साहब, राजनीति है, जिसका प्रोपोगेंडा ज्यादा मजबूत होगा वो ज्यादा मजबूत दिखेगा। ना तो 400 पार जो है किसी कुंडली में बैठी हुई है, ना तो जो है जुड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये जो तमाम नारे हैं ये प्रोपोगेंडा है। और प्रोपोगेंडा करने के लिए जो मशीनरी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के पास जो होता है संसाधन ज्यादा होता है, और बीजेपी मास्टर है इस काम में कि वह अपने नारों को बड़े बुलंदी के साथ बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ाती है। जिस समय आपको याद होगा कि इंडिया शाइनिंग का दौर था, उस समय भी हम लोगों को यही लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के ये इस नारे के आगे तो सब कोई जो है चारों खाने चित्त है, लेकिन होता क्या है कि उसके उलट चला जाता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस है दोनों की तरफ से जी। और प्रोपोगेंडा जो है वो बीजेपी का ज्यादा सॉलिड है, इसलिए हमको वो नारे जो है ज्यादा सुनाई देते हैं। बहुत सीधा सा ये समीकरण है, जनता तय करेगी। लेकिन आशीष जी, मेरे जहन में एक सवाल तो आता है कि भाई जिस तरह से एनडीए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये तो कहा ही जाता है कि सत्तारूढ़ दल है, जाहिर सी बात है सारी ताकत उसके पास है, लेकिन इंडिया गठबंधन में असमंजस के बहुत हालात हैं। रविंद्र जी से बाद में सवाल करेंगे, पहले आप ही से पूछ लेते हैं कि समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार टिकटों में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। एक असमंजस विपक्षी दलों को ये मौका तो दे ही देता है, विरोधी दलों को मौका तो दे ही देता है ना। अब भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप लगाया भूपेंद्र चौधरी जी का है कि समाजवादी पार्टी डर में बौखला गई है, इसलिए लगातार वो टिकट बदल रही है। तो एक मंच तो दे ही देता है ना इस तरह का बदलाव, चाहे वो मेरठ की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, लगातार जो बदलाव हो रहे हैं एक मौका तो दे ही रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, इसमें बहुत अधिक दम नहीं है। चुनाव में टिकट बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो तमाम दलों की जो है सरकारें रहते हुए भी उन्होंने भी टिकट बदले हैं। अगर यही हम बात कहें तो 2014 में नरेंद्र मोदी कोई तो उनके पास डर रहा होगा ना कि वो बनारस से और फिर गुजरात से दोनों जगहों से एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो टिकट बदल जाना, बहुत सारे जो है ऐसे स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनकी वजह से कि इस तरह के चेंजेस आते हैं। और ये मैं फिर से कहूंगा कि ये छोटी सी छोटी बात, जो छोटी सी भी जो है अगर कहीं कमजोरी विपक्ष की दिखाई देती है
तो बीजेपी पूरे स्ट्रेटजी के साथ अपने पूरे कैडर को लेकर के उसके जो है धागे खोल देती है, जबकि विपक्ष के पास कहीं ना कहीं इस तरह की प्रोपोगेंडा मशीनरी जो है, जो कि राजनीति के लिए बहुत जरूरी होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको वही लेकर के जाना चाहूंगा कि पर प्रोपोगेंडा मशीनरी आपको पूरी तरह से चुनाव नहीं जिता सकती है। कर्नाटक में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने जो है अपने कई कैंडिडेट्स बदले थे, बीजेपी बहुत सॉलिड लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्नाटका हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में भी अगर कुछ साल पहले के इलेक्शंस में देख लीजिए तो लगभग सभी दलों के साथ ये स्थिति रहती है। अगर आप सरकार में नहीं है तो आपके सामने इस तरह की दिक्कतें आती ही आती हैं। जो सरकार में होता है वो कहीं ज्यादा मजबूती के साथ जो है इस पर वर्क कर ले जाता है। और ये जो असमंजस की स्थिति बताई जा रही है, ये असमंजस की स्थिति जो है वो सत्ता पक्ष के जरिए उनके प्रोपोगेंडा मशीनरी की तरफ से क्रिएट किया गया है। आप महाराष्ट्र में उठा करके देखिए तो महाराष्ट्र में बीजेपी का जो पदाधिकारी है वो उनके गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ उसने नामांकन जो है दाखिल कर दिया है। तो वहां पर भी अगर आप देखिए बीजेडी के साथ बनती बनती इनकी बात रह जाती है, फिर वो वहां पर जो है इनके सांसद उनके खेमे में जा रहे हैं, उनके सांसद इनके खेमे में आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब कांग्रेस के कुछ सदस्य बीजेपी में जाते हैं तो बहुत हल्ला होता है कि कांग्रेस टूट गई टूट गई टूट गई, लेकिन जब बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं या किसी अन्य दल में आते हैं तो हम उतनी ही हल्ले के साथ या उतना ही शोर शराबा हम उस समय नहीं मचा रहे होते हैं। तो ये एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर या एक पत्रकार के तौर पर आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंडीशन होती है कि जनता कैसे देख रही है और हम लोग जो कि राजनीति को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं हम उसको कैसे देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में ऐसी कोई असमंजस है। ये चुनाव की अवश्यंभावी घटनाएं हैं जो होती ही होती हैं। जी रविंद्र जी, भाई आज एक और घटनाक्रम हुआ है। समाजवादी पार्टी छोड़कर उज्जवल रमन कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और प्रयागराज से उनको टिकट भी ऑफर कर दिया जाता है। भाई आप तो साथ ही साथ थे, समाजवादी पार्टी क्या उज्जवल जी को टिकट नहीं दे रही थी? दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे सीटें हैं, हालांकि निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि टिकट में बदलाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हालात हो रहे हैं कि एक दबाव की राजनीति के तहत आपके जो कार्यकर्ता हैं या जो कह सकते हैं कि दावेदार हैं उम्मीदवारी के, उसमें नामों का बदलाव भी देखा जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में पहले आप डॉक्टर नागर को, फिर अवाना को, फिर डॉक्टर नागर को, बागपत में 3-3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का पर्चा खरीद चुके हैं। उसमें अब कल कौन नामांकन करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो एक मौका तो आप दे रहे हो ना भाई भारतीय जनता पार्टी को। जैसा कि आशीष जी ने कहा, ठीक है प्रोपेगेंडा होता है, राजनीति में कहा ही जाता है चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद। संजय भाई साहब, सबसे पहले तो आशीष भाई साहब को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे मित्र हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने परिवारवाद का उदाहरण महात्मा बुद्ध जी से दिया। और इसको मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए की है, नेता के लिए नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि आदरणीय महात्मा बुद्ध जी ने पूरे देश को या पूरे विश्व को परिवार बनाने के लिए राजपाट छोड़ दिया था। और भारतीय जनता पार्टी में 2 महोदय ऐसा हैं कि उन्होंने परिवार छोड़ के अपना राजपाट कर लिया। मोदी जी ने परिवार छोड़ा, राजपाट कर लिया, योगी जी ने परिवार छोड़ा, राजपाट कर लिया। तो मुझे लगता है कि आशीष जी की बातों से भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पे नई परिभाषा फिर से गढ़नी पड़ेगी। अब आते हैं आपकी बात पे। रेवती रमन जी बहुत पहले कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो उनके पुत्र अगर आप कांग्रेस से टिकट लेते हैं तो ये कोई प्रश्न नहीं बनता है कि रेवती रमन सिंह जी का पूरा परिवार काफी पहले कांग्रेस में जा चुका है। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसा तो मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में किया है कि जितने भी भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी के थे अपने परिवार में लेके उसको टिकट भी दे दिया, सांसद भी बना दिया भ्रष्टाचारियों को उन्होंने। उस पर क्यों प्रश्न नहीं, उसमें असमंजस की स्थिति क्यों नहीं? अब हमारे वहां आते हैं कि हमने अपने टिकट बदले, तो अभी आशीष जी ने बताया है, जो हमारे विश्लेषक महोदय है, कि ये बड़ी समान सी प्रक्रिया है। टिकट बदलना या नहीं बदलना बड़ी समान सी प्रक्रिया है। तो बात वो नहीं है, बात है जो मुद्दा जनता का छोड़ते चले आ रहे हैं, महंगाई का मुद्दा छोड़ दे रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे रहे हैं, नारी सुरक्षा का मुद्दा छोड़ के झूठ बोलते रहते हैं।
एक नारी बंधन बिल लाए थे। जी। तो नारी बंधन बिल से ये पता लगा था कि काफी हमारी जो महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी राजनीति में। तो उसकी शुरुआत 2024 के चुनाव से क्यों नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी? क्या उनको भय है किसी प्रकार नारियों से? इस प्रकार के लगातार जो झूठ बोलते हैं, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते चले गए। अभी कह दिया मोदी जी ने कि किसानों को पैसा दे दिया, आपने भी इसका जिक्र किया। तो 6,000 रुपया साल में दे रहे हैं, मतलब 500 रुपया महीना दे रहे हैं। और ले कहां से रहे हैं? खाद में कमी कर दिया, बीज के दाम पे जीएसटी लगा दिया, कृषि यंत्रों पे जीएसटी लगा दिया, दवा के दाम बढ़ा दिया, जीएसटी लगा दिया, मनरेगा आधा कर दिया। ये 6,000 जो दे रहे थे, तो 18,000 तो उन्हीं से ले रहे हैं, उसी में से 6,000 रुपया दे रहे हैं। अभी एक बहुत भयंकर योजना बनी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि वह राजस्व ग्रामों में चकबंदी अधिकारियों से जी सर्वे कराकर जितनी राजस्व ग्राम की जमीनें हैं उनका अधिग्रहण करके वहां पर उद्योग खुलवाएगी। तो ये उद्योग खोलने वाला कोई स्थानीय व्यक्ति तो है नहीं। तब क्या करेंगे? इन राजस्व ग्रामों में वहां बड़े बड़े वेयर हाउस बनवा देंगे, अडानी अंबानी जैसे, मेघा जैसे इंस्टीट्यूट्स के। तो अगला जो स्टेप लेने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, वो किसानों का जो शोषण कर चुके हैं वो तो कर ही दिया इन्होंने, जो बचा कुचा है वो भी शोषण करने की तैयारी में है। हर ब्लॉक स्तर पे प्राइवेट अस्पताल बनवा रही है 1 रुपए पर। अब जो शोषण स्वास्थ्य का बचा है वो भी ब्लॉक स्तर पे कर लेगी भारतीय जनता। इन आरोपों का जवाब हम आशीष जी से लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी संभवतः जुड़ गए हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। भाई सवाल यही है, कांग्रेस का होली मिलन समारोह कल होता है, समाजवादी पार्टी के नेता वहां नहीं पहुंचते हैं, खबर सुर्खियों में बनती है। आज रोजा इफ्तार में हमने देखा कि राजेंद्र चौधरी जी वहां पहुंचे, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के। भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना साइकिल और पंजे के बीच में? देखिए सब ठीक है, और ये जो भी बातें आप कह रहे हैं वो सबकी अपनी व्यस्तता है, सब अपना चुनाव में लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि चाहे होली मिलन समारोह हो, उसमें अगर कोई नेता नहीं पहुंच पाए हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि गठबंधन पे कोई असर है। गठबंधन मजबूत है और पूरे देश के लेवल जनभावना के अनुरूप ये गठबंधन इसलिए बना क्योंकि जनता वोटों का बिखराव नहीं चाहती। जनता ये कह रही है कि आप बार बार बिखर के 4 जगह लड़ते हैं और हम वोट करते हैं और ये सरकार जीत जाती है, और इनकी तानाशाही इस स्तर पे चलती है। ये कहते हैं कहाँ है महंगाई? महंगाई इनको दिखती नहीं क्योंकि ये अमीरों के लोग हैं, ये अमीरों का घर भरने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 2004 से पहले या 2014 तक जो पेट्रोलियम से सेंट्रल गवर्नमेंट का राजस्व होता था वो 70-80 हजार करोड़ का सालाना होता था। और अब जो स्थिति है, भारत सरकार ने ही डेटा जारी किया था कि 4,80,000 करोड़ वो हो गया सालाना। आशीष जी नोट करते मतलब भाई, जवाब आप ही से जो राजस्व है वो लगभग 6 गुना बढ़ गया। कैसे? वो ऐसे कि एक तरफ तो पेट्रोलियम कंपनियों को खुली छूट दे दी रेट बढ़ाने का, वो बढ़ता जा रहा है, 70 का पेट्रोल 100 हो जाता है। और ऊपर से जो सेंट्रल एक्साइज 2014 तक 18% था वो 42-45% तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया पेट्रोलियम पे। तो इस वजह से वो राजस्व बढ़ा है। अभी हमारे साथी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो सरकार है जेब काट रही है किसानों का, वो ऐसे ही काट रही है कि 6,000 रुपए साल का देंगे लेकिन 4 लाख करोड़ रुपए आपके जेब से डीजल पेट्रोल के माध्यम से निकाल दे। तो ये सरकार देती चवन्नी है और वसूलती सैकड़ा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, जनमानस, विपक्षी गठबंधन, इंडिया के लोग, ये सारे लोग अपने मूल मुद्दों के लिए खड़े हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ये किसी कार्यक्रम में पहुंचना न पहुंचना ये सब प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि दलों का गठबंधन हुआ है और जनभावनाओं के अनुरूप गठबंधन हुआ है, क्योंकि वोटों का बिखराव नहीं होना है। और जी सवाल सिर्फ इसलिए उठता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और सबसे बड़ी लड़ाई विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में लड़ी जानी है। 80 सीटें सर्वाधिक हैं।
ऐसे में आप और रविंद्र जी के बीच अगर थोड़ी भी खटपटाहट होती है तो भाई सवाल तो उठेगा मीडिया में। चलिए आज ठीक है, नहीं। रोजा इफ्तार में साथ साथ दोनों नजर आए हैं, अच्छा लगा। आशीष जी से जवाब ले लेते हैं आपके सवालों मैं का। इसको पूरा कर रहा था, थोड़ा जी सा पूरा जी कर लें। बोलें। देखिए, ऐसा है, सवाल उठाना आपका दायित्व है, आप उठाइए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जवाब हम जो दे रहे हैं उसको भी आप समझिए। बिल्कुल। मामला ये नहीं है कि किसी कार्यक्रम में कोई नेता नहीं पहुंचे, इस वजह से आप सीधे सीधे पूरे जो नैरेटिव को बदल दें। नैरेटिव बदला नहीं है, जनता का नैरेटिव है सरकार बदलने। जनता में युवा, किसान, मजदूर, महिला, सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बदलनी है, और इस सरकार बदलने की जो जिद ठानी है जनता ने, उसको देख के प्रधानमंत्री बौखला गए। प्रधानमंत्री जी का भाव भंगिमा जब आप मेरठ की रैली से दिखेंगे, कितनी बेशर्मी से वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है? भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं अडानी की जांच नहीं होगी, राफेल की जांच नहीं होगी, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जांच नहीं होगी। तो ये सारा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का एजेंडा जो है वो मोदी जी चला रहे हैं। भ्रष्टाचार की जांच होने ही नहीं दे रहे हैं, और उनको डर इस बात का है कि सरकार प्रत्यक्ष दिख रही है कि बदलने वाली है, इनकी हार होने वाली है। और सरकार बदलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हर मामले की जांच हम कराएंगे, तो उस जांच में सीधे सीधे प्रधानमंत्री फंसेंगे, इस वजह से उनके अंदर बौखलाहट। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, भाई इंडिया गठबंधन की बातें सुनी आपने, रविंद्र जी की और वैभव जी की। नहीं, मैंने जवाब दे दीजिए। देखिए संजय भैया, मैंने पूरे इंडिया गठबंधन की, चाहे रविंद्र प्रताप जी हों, वैभव जी हों, आशीष कुमार हों, मैंने पूरे इंडिया गठबंधन की बात सुनी और बहुत शांति से सुनी, और मैं ये आशा करता हूं कि मैं सबके जवाब दूंगा और ये लोग भी इतनी ही शांति से मुझे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। मेरे डिबेट का नियम ही है कि चलिए मैं पहले राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर आता हूं। जब आपने कि जो सीट बदलने वाली बात करी, वो एक्चुअली सीट क्या, वो कैंडिडेट की बात होती है कि कैंडिडेट वहां पर बदले जा रहे हैं लगातार। पहले कोई आता है, फिर कोई आता है, और फिर तीसरी बार फिर कोई आ जाता है। तो ये जो लगातार कैंडिडेट बदलने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर में एक बेचैनी है, झटपटाहट है, एक डर है, जिसकी वजह से ये लगातार ऐसा करते चले जा रहे हैं। और ये सामान्य बात नहीं है, इसको हम सामान्य बात नहीं कह सकते हैं, इसलिए चूंकि अगर ये एक बार हो तो ठीक है, आपकी ज़्यादातर सीटों पर आप ये काम कर रहे हो, ज़्यादातर सीटों पे आप ये काम कर रहे हो, तो इसको सामान्य बात नहीं कहते। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात करी थी, तो उन्होंने कैंडिडेट उन्होंने नहीं बदला, वो 2 जगह से चुनाव लड़े। जैसे कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, 2 जगह से चुनाव लड़ना किसी नेता का ये सामान्य बात हो सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हटाकर डर के भय से हम किसी और को लड़ा दें, तो वो सामान्य बात नहीं होती है, जिसको इंडिया का जो गठबंधन है वो सामान्य करार करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि महंगाई की बात अभी हमारे वैभव भाई ने करी, तो निश्चित तौर पर मैं महंगाई पर इनको बताना चाहता हूं। और 2004 से इन्होंने शुरू करा, तो 2004 से मैं भी शुरू करूंगा कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, उस समय पेट्रोल के दाम आपको पता है क्या थे? उस समय पेट्रोल 35 रुपए में मिलता था, और जब 2014 में इनकी सरकार गई है, तब वो पेट्रोल का दाम 73 रुपया हो गया था। तो कितने गुना बढ़ा, इसको आप अंदाजा लगाना। आटे का दाम आपको पता है, आटा 8 रुपए किलो मिलता था, और जब इनकी सरकार 2014 में गई है, तब आटा 24 रुपया में मिलता था। ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि चीनी का जो दाम था वो 13 रुपए किलो मिलती थी 2004 में, और जब मनमोहन जी की सरकार गई है तब चीनी 38 रुपए में हो गई थी। और ये मैं ऑन डिबेट बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, और इसको डिबेट होने के बाद में आप मिला जरूर लीजिएगा। हाँ वैभव जी, अभी बोलिएगा नहीं सर, ठीक है। आपके पास आता है। हाँ। सरसों का तेल जो था वो 35 रुपए लीटर था, 35 रुपए 2004 में। मनमोहन जी की जब सरकार गई तो 100 रुपए में यही सरसों का तेल हो गया था। महंगाई की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, चांदी के दाम आपको पता क्या थे? चांदी 7,000 रुपए की मिलती थी 1 किलो चांदी, और जब इनकी सरकार गई है तो वो चांदी करीब हो गई थी 65-70 हजार रुपए, वो तो आपको भी पता होगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सोना 6,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता था,
और जब इनकी सरकार गई तो 42,000 रुपये 45,000 रुपये का रेट हो गया था सोने का। ठीक है, इसके बाद मैं और बता दूं आपको कि जो मकान 10 लाख रुपए का मिलता था वो मकान 2014 में 1 करोड़ का हो गया। महंगाई का ये आपको पैमाना मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मनमोहन सिंह की सरकार में 10 सालों में प्रॉपर्टी की जो कीमतें वो 10 से 20 गुना बढ़ी। आप तुलना करते हो, हमारे पास जब सरकार 2014 में आई तो पेट्रोल का रेट क्या पहुंच पाया? आपके तुलना के हिसाब से तो हम बिल्कुल नगण्य थे, हम किसी चीज में महंगाई बढ़ा ही नहीं पाए। आज आप महंगाई कर रहे हो, तो महंगाई की बात करना आप लोगों को शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, रामलीला मैदान की बात अभी सारा नोट करते जाइए, इकट्ठे कल जो संडे को रामलीला मैदान में जो सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए थे, सारे भ्रष्टाचारी आप देख लीजिए, सुनीता केजरीवाल, सोनिया गांधी, जो एक दूसरे को, ये वही रामलीला मैदान है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था संजय भाई, तब यही केजरीवाल यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। उसमें सोनिया गांधी भी थी और उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी तक को नहीं बख्शा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नाम है, आप वो वाला भाषण उनका निकाल के देख लीजिएगा। तो सारी पार्टियों को भ्रष्ट कहने वाले केजरीवाल की जो एक वहां पर रैली थी, उस रैली में सारे लोग वहां पर पहुंचे और सुनीता केजरीवाल क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है ये पहले स्वतंत्रता सेनानी था, ये मर गया, उसके बाद फिर ये इसने जन्म लिया, तो ये अरविंद केजरीवाल है। अजब गजब बातें। तेजस्वी यादव, जिनके पिताजी कन्विक्टेड चारा घोटाले में मतलब घोषित जो भ्रष्टाचारी हैं, वो वहां पर आकर उनके पास काम नहीं है तो अब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गा रहे थे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, गाना गा रहे थे। आप काम नहीं है इनके पास। इन लोगों का विजन देखिए, ये जनता को, देश को क्या देना चाहते हैं। उसके बाद कल्पना सोरेन आई, जिनके पति हेमंत सोरेन जो भ्रष्टाचार में जेल गए, उनकी जो मैडम थी वो बोल रही थी कि झारखंड झुकेगा नहीं, वो झारखंड को झुकने नहीं दे रही थी, भ्रष्टाचारी में झुकने नहीं दे रही थी। और सबसे मजेदार बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस के 2 नेता, उनकी तो मैं क्या कहूं, उसमें से एक जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनका दिल दिमाग साथ काम कर ही नहीं रहा। वो बोले अपने कल भाषण में, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उनको वो उन्होंने अपना मर गए थे वो, मतलब राहुल गांधी को बोले थे वो, मतलब ऐसे जहां राजीव गांधी होना चाहिए, तो वो इतनी विक्षिप्तता में है, इतने परेशान। और उसके बाद सबसे लास्ट आदमी मैं आपको बताऊं, सबसे लास्ट आदमी इनके जो हीरो हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी वहां पर जनता को मैच फिक्सिंग के बारे में बता रहे थे कि मैच कैसे फिक्स किया जाता है, मैच फिक्सिंग क्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक रैली थी, यहां पर लोग अपने को बचाने के लिए जनता को कैसे बरगलाने का काम कर रहे थे। और उसी जगह दूसरी रैली मेरठ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हो रही थी, वो विकसित राष्ट्र की बात कर रहे थे कि हम कैसे देश को आगे बढ़ाएं। तो ये बेसिक अंतर है। वैभव जी, ये बेसिक अंतर है। ये जरा जवाब दे दीजिए भाई। देखिए भाई, शायद आंकड़े तो उठाते हैं लेकिन गुना के हिसाब से नहीं होता है आंकड़े भाई साहब। ऐसा है कि जब $35 रुपए का आप पेट्रोल की बात करते हैं, आप बताइए कि 2002 में 4% सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई थी वाजपेयी जी ने, एक चवन्नी बढ़ाई क्या 10 सालों में मनमोहन सिंह जी ने? बिल्कुल नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। जब 70 रुपए, जिस दिन मोदी जी, उस टाइम ये था कि स्टेट वाइज पेट्रोलियम का दाम अलग अलग होता था, अब उसको बदल दिया मोदी जी। अब उसमें क्या था कि जब 73 रुपए का ये बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल था वो $166 का था, तब 73 रुपए पेट्रोल था। और जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन
$122 कच्चा तेल था और बनारस में पेट्रोल था $69.77। आज क्रूड ऑयल $70 $65 है और बहुत समय से है, लगभग आधे पे। और पेट्रोल ₹100 है। ये आपके सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है सेंट्रल एक्साइज, उसकी वजह से ये महंगा हुआ है। इसको महंगाई के उस नजरिए से मत देखिए। और महंगाई अब बता देते हैं आपको। जो खाद ₹350 की डीएपी 50 किलो की मिलती थी, अब वो ₹1500 की मिलती है। इन भाई को ये नहीं दिखता है। आप बता दीजिए 2004 में क्या रेट थी और 2014 तक हमने क्या किया था। तो झूठ बोलते हैं आप। अभी बात करते हैं भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी चौड़ी। अडानी फूफा के ऊपर आरोप लगा, जांच नहीं हो रही। ये भ्रष्टाचार की बात करें। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, जिनके कंधे पे, पीछे से कोई बोल रहा है क्या? नहीं, बोलिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कंधे पर जिम्मेदारी थे किसानों की हालात को अच्छा बनाने के, आत्महत्या के दर को कम करने की, उनकी आय बढ़ाने की। लेकिन किया क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे ने? 10,000 करोड़। नरेंद्र सिंह तोमर ने घर बेच के 10,000 करोड़ किया था क्या? वो हवाला के जरिए ले गए विदेश में, वहां गांजा और अफीम उगा रहे थे। वो कमीशन खोरी का, भ्रष्टाचार का ही पैसा था, उसकी जांच नहीं हो। राफेल जो इंटरनेशनल डील थी, जिसमें और देशों को 500 करोड़ का राफेल मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री जी 1600 करोड़ का राफेल खरीदते हैं। हमारे देश का पैसा गया राफेल में, गरीबों के मेहनत का खून पसीने की कमाई गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं जांच नहीं होगी। और फ्रांस जहां पैसा गया, उसने डसॉल्ट एविएशन की जांच कराई और फ्रांस की सरकार कहती है कि इसमें घूसखोरी हुई, ब्राइब लिया गया, बहुत महंगे ब्राइब दिए गए और बहुत लंबा चौड़ा हेरा। उसकी जांच नहीं कराएंगे और ये भ्रष्टाचार पे लेक्चर देते हैं। सवाल बड़े हैं कि आप जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए बेवजह की बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात जो ये कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल को किसके बेस पे, क्या शराब नीति में क्या हुआ था? उस शरद चंद्र रेड्डी जो शराब कारोबारी था, उसको पहले ईडी लेती है। उसको जमानत कैसे मिलती है? 60 करोड़ भाजपा को जब इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा देता है तो उसको जमानत मिल जाती है और उसके आरोप पे केजरीवाल को जेल में। चार्जशीट आप डाल नहीं पा रहे हैं। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, आप उसके सहारे विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और चुनाव में उनको प्रचार से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जनता जब एकजुट हो रही है, आपके पास मात्र 34-35% लोगों का समर्थन है। बाकी 65% लोग जो हैं वो बिखराव के कारण विपक्ष में है। तो वो 65% में ये कोशिश है कि कम से कम 50-55% जनता एकजुट हो जाए और जब वो एकजुट हो जाएगी तो मोदी जी की सत्ता हट जाएगी। चलिए, और जब वो सत्ता हट रविंद्र जी के पास चलने आपके सहयोगी। मैं कब मैं 7 मिनट आपने कहा जी, जल्दी क्योंकि तो थोड़ा समय। तो मैं क्या कह रहा हूं कि उनको डर सत्ता के जाने का तो है, लेकिन उससे ज्यादा डर सत्ता के जाने के बाद जांच का है। क्योंकि चाहे राफेल हो, चाहे अडानी को एयरपोर्ट देने का मामला हो, चाहे अडानी को लाभ पहुंचाने का मामला हो, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मामला हो, हर मामले में इनके तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। ठीक है, तो वो जानते हैं कि जब जांच होगी तो सबसे पहला जेल में जाने का नंबर। भाई सवाल आपसे है, वैभव जी ने बेशक सवाल उठाया है कि भाई ईडी सीबीआई, अभी तक आपके रैलियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कहीं कोई दबाव तो नहीं है पार्टी के ऊपर, जिस दबाव की बात वैभव जी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने अफवाह सेल से कुछ भी कर सकती है। हमारी जो रैली चल रही है, पीडीए यात्रा, पिछले साल जून में शुरू हुई थी 98,000 आबाद गांव में से। अब जो पहुंची है 86,000 आबाद ग्राम में पहुंच गई है, लगातार चल रही है। जब 1 to 1 हम लोग मिलते हैं, मंचों की बात कर रहा हूं मैं भाई। योगी जी 3-3 सभाएं कर रहे हैं प्रथम चरण के, जहां जहां मतदान होने हैं,
समाजवादी पार्टी उसके सिवा कभी एक उनको भी नहीं ज्यादा हुई है। तो नहीं है। नहीं, उसके सिवा उनको संजय जी, इस ज्यादा पे नहीं मैं है। जवाब सभाओं के रिकॉर्ड मांग के सुन लीजिए, ऐसा लगेगा क्या मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं। उनकी भाषा सुन लीजिए, तो उस प्रकार की सभाएं हम लोग करते नहीं। हम लोग जनता से मिलते हैं, सभाएं चालू होंगी, इंडिया गठबंधन की सभाएं होंगी। अब एक चीज प्रश्न उठाया जा रहा है, अरे मैंने समाजवादी पार्टी का कवरेज किया है, भारत जोड़ो, देश बचाओ, भारत जोड़ो, तमाम मंच सजते थे चुनाव के वक्त। हम लोग की मिलके यात्रा चली है। अभी हमारी सभा मिलके बंबई में हुई, अभी सभा हमारी मिलके हुई, सभा मिलके उत्तर प्रदेश में भी होगी। हमारा जो हमारा पीडीए साइकिल यात्रा चल रही है, यह विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा चल रही है। अभी जंतर मंतर में कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कितनी डरी हुई है। वो 460 टिकट घोषित किए उसने, जिसमें 291 पे उसके सांसद थे, उसमें से 101 का टिकट काट दिया। मतलब अपने 34% सांसदों का टिकट काट दिया उसने। ये 101 में ज्यादातर उसने विपक्षी लोगों को दे दिया, जिसको आयात किया था, और कुछ जो राज्यसभा के सांसद है उनको टिकट दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। जरा डर को और थोड़ा सा निचले स्तर पर जाके देखिए, दिल्ली में 7 सांसद थे, 6 का टिकट काट दिया। कर्नाटक में 25 सांसद थे, 12 का टिकट काट दिया। उत्तराखंड में 5 सांसद थे, 2 का काट दिया। असम में 9 थे, 5 का काट दिया। अब बंधन बिल कहते थे ये, तो बंधन बिल में इन्होंने 407 घोषित किए। इस हिसाब से 134 महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए था, अब तक 66 महिलाओं को टिकट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे एक सिनेरियो में डर है। हमने तो केवल प्रत्याशी बदले हैं, वो भी हमारे थे, वो भी हमारे थे। इन्होंने तो आयातित अपने सांसदों का टिकट काट के आयातित प्रत्याशियों को दे दिया। तो प्रश्न तो कांग्रेस, सॉरी गलती हो गई मुझसे, प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से बनता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है। सरकार उसकी है, प्रचार उसका है, पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से वो ले रही है, चंदा वो उगाही कर रही है, धमका वो रही है, फिर क्यों अपने सांसदों का टिकट काट के आयातित प्रत्याशियों को दे रही है। इस पे मुझे अपेक्षा है कि कोई डिबेट होगी। नहीं, मैं एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं मिला। प्रथम चरण के मतदान को लेकर के इंडिया गठबंधन की रैलियों का सिलसिला कब शुरू होगा? भाई कल से तो अमित शाह भी आ रहे हैं चुनावी मैदान में, मोदी जी ताल ठोक के जा चुके हैं, योगी जी हर दिन 3 सभाएं कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि आपका भी लाइव प्रसारण करें ना। नहीं, अब इसको प्रश्न, अभी तो प्रश्न था टिकट क्यों बदल दिया आप, प्रश्न रैली, तो रैली हम शुरू कर देंगे, बता रहे हैं आपको। तो रैलियां हमारी जितनी भी होंगी सब इससे अच्छी होगी। और जहां प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है वो भी सुन लीजिए। प्रथम चरण चुनाव में ज्यादातर ठाकुर बाहुल्य सीटें हैं, तो ठाकुरों का टिकट इन्होंने सबका काट दिया, जनरल साहब का भी काट दिया। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर पोस्टर लगे हैं ठाकुरों के, सोम 24, चौहानों के 84, कुंडीरों के, सब गांव में पोस्टर लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आना मना है। अब भारतीय जनता पार्टी का दुर्दिन आया हुआ है कि ठाकुरों को, लड़कों को पोस्टर लगाने उठा के बंद कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उस अंधेर गर्दी में जा रही है जहां जिसकी वो पात्र थी। ठीक है, आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, भाई प्रथम चरण के मतदान में बहुत कम समय बचा है। संभवतः ऐसा पहला मौका हम देख रहे हैं अपने, जब से मैं पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ, कि एक तरफा रैलियों का दौर चल रहा है। चाहे वो मोदी जी की रैली हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हो। अखिलेश यादव भी मंच से जमकर बरसते थे विरोधियों पर, लेकिन ये मंच सज क्यों नहीं रहा है? वैभव जी जो बता रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और तमाम, कोई ऐसा दबाव तो नहीं चल रहा है विपक्षी दलों पर? इसको गलत तरीके से मत प्रचारित। नहीं, रुक जाइए, आशीष जी से जरा सवाल कर ले। आशीष जी जवाब देंगे कि हम लोग जो है इसको कहे कि ईडी और सीबीआई के डर से है। अन्यथा अब तक जो है अखिलेश यादव भी जो है वो कमल वाला पट्टा जो है गले में डाल चुके होते, जैसे कि अजित पवार वगैरह लोगों ने डाल लिया है। ये सभी दलों की अपनी अपनी एक खास रणनीति होती है कि वो कब जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, वह किस तरह से करेंगे। दिल्ली में जो रैली हुई थी, अगर कहीं पर कोई डर रहा होता तो वो दिल्ली की रैली नहीं होती। दिल्ली की रैली में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सभी लोग एकजुट हुए थे। और अभी
बीजेपी के प्रवक्ता जो है जैसे बोल रहे थे वो थोड़ा अशोभनीय शब्द है। खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में उन्होंने जो बोला है कि वो राहुल गांधी, राजीव गांधी कभी कभी हो जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, कई बार कोई बुजुर्ग नेता होते हैं उम्र के हिसाब से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसी गलतियां तो विरोधियों को मौका देती है ना, चाहे वो कांग्रेस के स्तर से हो। अब आप आशीष जी, कल जो वो भारत रत्न जिस दिन दिया जा रहा था, एक वाकया आया कि राष्ट्रपति खड़ी थी, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, तो विरोधियों ने भी जम के उसको उठाया मंच से। तो नहीं, कुछ चीजों को जैसे अवॉइड कर देना चाहिए कि जैसे कोई अगर शब्द कुछ मुंह से निकल गया कि 600 करोड़ भारतीयों ने मुझको चुना है, तो क्या हम देखिए, मैं एक चीज जिसको मैं मानता हूं और आपके चैनल पर बड़ी संजीदगी से बात करने का अवसर मिलता है जी। अभी तो एक चैनल पर मैं और था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बोलूं क्या और सुनाई क्या देगा। सभी लोग आपस में एक दूसरे से इस तरह से लड़ रहे थे, तो मैंने तो बोला भी कि भाई ऐसे डिबेट शो में प्राइम टीवी पे इत्मीनान से अपनी बातें रख सकते हैं। मैं शोर शराबे में विश्वास नहीं रखता हूं। इसीलिए मैं बड़ा पसंद करता हूं आपके शो को जी। तो आप जहां तक बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है रणनीति चलती है, तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि आज के दौर में चुनावी रैलियां जो है वह सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ प्रोपेगेंडा को सेट करेंगी जनता के बीच में। आज की तारीख में सोशल मीडिया और एआई इन्फ्लुएंस का जो है दौर आज ज्यादा चल गया है, और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को भी मैं सोशल मीडिया प्रेजेंस से देखा जाए या फिर ऐसे जगहों पर देखा जाए जहां पर कि सत्ता को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि उनकी प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। और इतने सालों से हम लोग जो पॉलिटिकल रैलीज को कवर कर रहे हैं या चुनाव को कवर कर रहे हैं, शायद ही इसके पहले चुनाव इस कदर हुआ करते थे कि मतदाता स्पष्ट तौर से पिछले मतलब कि कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, सालों से दो खेमों में बढ़ चुका है। जिसको बीजेपी के खेमे में जाना है वो बीजेपी के खेमे में लामबंद होकर के बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मतदाता ना हो, कैडर हो गया है। इसी तरह से जिसे आज हम विपक्षी दल कह सकते हैं, उसके खेमे में जिसको लामबंद होना है वो पूरी तरह से लामबंद हो गया है। इन चुनावी रैलियों का वस्तुतः कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। इसे चुनाव के बाद हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। जो 5 से 7% स्विंगिंग वोट है, सिर्फ उसको ही मैनेज करना है। लेकिन मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं कि कहीं न कहीं बीजेपी, चूंकि वह 24 गुणे 7 गुणे 365 लगातार चुनावी मोड में होती है, तो उसके पास बढ़त है, उसके पास संसाधन है। आप कांग्रेस का पूरा जो है बैंक अकाउंट सीज करने पर उतर जाते हैं, उनको लगातार आप अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अलग तरीके से परेशान कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में केवल अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरा इंडिया गठबंधन है, और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में इनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अगर आप जमीनी हकीकत पर देखिए तो ये लोग वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वर्किंग नहीं है। आप देखिए तो इनके प्रत्याशी चल रहे हैं, इनके जो नेता है, तो कैडर को लेकर के जो काम होना चाहिए था वो विपक्ष कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक अलग स्ट्रेटजी है, वो उतना हल्ला मचाने की स्थिति में नहीं है। आशीष जी, 12 साल तक मैं कांग्रेस कवर किया हूँ। मैं लगातार देखा हूँ कि संगठन को लेकर के आला कमान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कतई गंभीर नजर नहीं आया, क्योंकि लगातार कांग्रेस बदहाली के दौर में चलता गया, वोट प्रतिशत लगातार कम होता गया। 12 साल का मेरा अनुभव है। पार्टी मुख्यालय के भीतर तो जम करके बयानबाजी करना ये आप देख सकते हो, लेकिन सड़कों पर संघर्ष का एक दौर था। जगदम्बिका पाल जी का वो कार्यक्रम गांव गांव पाँव पाँव, ये मैंने कवर किया था। रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, विधानसभा घेराव, ऐसे आंदोलन हुए थे साहब कि उसका जवाब नहीं था, है ना। सारे अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर वो खबरें छपी। अब उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता, ये तो मानेंगे ना। और सोशल मीडिया पे जहाँ तक बात कर ली जाए, जिस तरह से बीजेपी एक्टिव है, वहाँ पे भी विपक्षी दल हमें लगता है कि लगभग नदारत नजर आते हैं। हालांकि समर्थक निश्चित तौर पर ट्विटर और तमाम चीज़ों पर सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर बीजेपी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। ये मानेंगे आशीष जी? नहीं, मैं इस बात से आधा सहमत हो सकता हूँ, पूरा सहमत नहीं हो सकता हूँ। पहली चीज तो ये देखिए कि चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड रहा हो या तमाम अन्य तरीके, जो संसाधन बीजेपी के पास है, क्या उसका 1/4 भी विपक्षी दलों के पास है?
अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर अगर आप जो है सब्सक्राइबर्स और लाइक्स वगैरह को, फॉलोअर्स को जोड़ दीजिए, तो वह बीजेपी से कई गुना आगे निकल गए हैं। आप ऐसे चैनल्स पर भी देखिए कि जहां पर जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन शोज में क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी लाइक्स बढ़ने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अंडर करंट की तरह इस देश में चल रहा है, वो नजर आता है। आशीष जी, पर आपकी बात में एक सच्चाई और भी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। एक सच्चाई ये तो है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो स्थायी नेतृत्व है वह ढीला पड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं यूपी और बिहार के दोनों जगहों को क्रिटिसाइज किया है कि इनके अंदर महत्वाकांक्षाएं नहीं है। जगदंबिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी, निस्संदेह इनके अंदर वो महत्वाकांक्षाएं थी। उन्होंने, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर कांग्रेस के मेरे साथी को बुरा लग रहा हो, ये बात राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। और रही बात दूसरी चीज की, जो आंदोलन नहीं होते हैं, हम लोगों ने देखा कि जब जब इश्यूज आए हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, चाहे उन्नाव की घटना रही हो, यही नेता सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस ने जो है, आपने देखा कि अभद्रता जो है वो प्रियंका गांधी के साथ भी की है। राहुल गांधी के साथ कहा जाता है कि सत्ता पक्ष ये कहता है कि नहीं नहीं वो राहुल गांधी खुद ही नाटक कर गए, और कांग्रेस कहती है कि नहीं एक्चुअल में हुआ था। लेकिन वो सड़क पर उतरे हैं और उन लोगों ने लगातार ये संघर्ष किया है। अभी समाजवादी पार्टी भी पूरा एक मूवमेंट चलाई हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी वो उत्तर प्रदेश के बीच से होकर के गुजरी है और बड़ा बढ़िया जन समर्थन मिला है। लेकिन उसमें भी बड़ा असमंजस की स्थिति रही थी। आखिरी चरण में समाजवादी पार्टी साथ आई, पहले हो रहा था कि टिकट बंटवारा हो जाए, सीट शेयरिंग तय हो जाए तब उसमें शामिल होंगे। हाँ आशीष जी, भाई सुना है आपने, अब तो भाई प्रियंका भी रायबरेली से संभवतः चुनाव लड़ने वाली हैं, एक बार फिर सक्रिय नजर आएंगी। जो चीज़ें आपने सुना, चाहे वो रविंद्र जी ने सवाल खड़े किए या वैभव जी ने सवाल किए या आशीष जी ने जो सुझाव दिया आपको, इन तमाम मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका जी लड़ें, राहुल जी लड़ें या कोई भी लड़े, आज तो अखिलेश जी का भी मुझे सुनने में आया कि वो भी नहीं लड़ेंगे। लोकतंत्र को, देश को और सबको बचाने वाले जो टॉप लीडरान हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो ये भी एक गजब लोकतंत्र में काम होने जा रहा है कि जो सबसे टॉप लीडरशिप के लोग हैं वही नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाग गए। अब वो, लेकिन लोकतंत्र उनको बचाना है। कैसे बचाओगे भाई, आप चुनाव नहीं लड़ोगे। और जैसा कि आशीष जी ने कहा कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया है, राहुल गांधी की यात्रा भी बहुत जन समर्थन था, तो और यूपी के बीच से निकली थी, तो जहां इनको लग रहा हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जन समर्थन है तो वहाँ से राहुल गांधी लड़ लें चुनाव या प्रियंका जी लड़ लें चुनाव। तो देखिए, यहाँ पर बैठकर बताना कि नहीं बहुत जन समर्थन है, बहुत सब कुछ सही चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर ये आप इस चीज़ को कह रहे हो और आपको वाकई में लगता है कि दम है इन बातों में, तो उस चीज़ को जनता के सामने आप यहाँ पर परोसने का काम करिए। और वो लाइक बढ़ रही है सोशल मीडिया के हिसाब से, तो आपकी सरकार बन गई। फिर आप क्यों डर रहे हो? फिर आप क्यों तमाम तरीके के आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हो? अरे आपकी तो बन गई ना, आप लाइक दोनों का जोड़ लो, और दो का क्यों जोड़ रहे हो? आपके तो जो 26-27 दल हैं जो कल वहां पर संडे को रामलीला मैदान में थे, उन सब के जोड़ लो आप, और आपकी सरकार बन रही। अगर बन रही है तो भारत की न्यायपालिका पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की हिरासत में जजेस ने भेजा, न्यायपालिका में भेजा, उसके लिए अगर आप यहाँ बैठकर बोल रहे हो कि नहीं उनके ऊपर गलत आरोप है, ये है वो है, तो ये चीज तो नहीं सही। विपक्ष के पास आज जब कुछ कहने को नहीं, तो उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उल्टा सीधा बोलना शुरू करा। बोले ईडी इनके साथ मिली है, सीबीआई इनके साथ मिली है, इनकम टैक्स इनके साथ मिली है, न्यायालय भी मिल गया है। ठीक है, इन्होंने न्यायालय, मुझे जवाब दे ले पूरा वक्त कम है। जल्दी सर कैसे बताइए, वक्त 4-3 लोगों के जवाब अकेले मुझे देने पड़ते हो, मुझे जल्दी आप बोलते हो, तो मैं शांति से बैठा हूँ, आप इन्हीं लोगों से बुलवा लो। असल में रुकता नहीं, नहीं तो मुझे तो तीनों के जवाब देने हैं ना। चलिए आप बोलिए, किसी एक को देना हो।
अभी बता रहे थे कि दूसरे जवाब नेता आ नहीं, गए। आप कहानी सुना अभी रहे हैं। गुड्डू जमाली साहब जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आ गए, तो उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा उनको। अभी कुछ देखिए क्या से क्या अभी हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। और मैं 100 की सीधी बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप आंकड़े पेश करो, यहाँ पर आप बताओ कि देश दुनिया आपके साथ है, वोटर आपके साथ है। ये 2024 में जो आने वाला चुनाव है, प्रथम चरण जो है उसका 19 तारीख को वहां से शुरू हो जाएगा और 4 जून तक ये सारी चीजें, स्थिति जो है वो सब समेट में आ जाएंगी। और ये जो भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह बना है, इस गिरोह को भारत की जनता सबक सिखाने का काम करेगी, चाहे यहाँ पर प्रवक्ता सपा हो, प्रवक्ता कांग्रेस हो, या राजनीतिक विश्लेषक वक्त कम है, इन लोगों के कहने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वो देखिए समय का अतिक्रमण ऐसे ही होता है। अतिक्रमण नहीं होता सर, आप अपना पूरा समय देख लेना। जितना समय आपने लिया है उसका मैंने 1/3 भी नहीं लिया होगा। ठीक है, अतिक्रमण आप लोग करते हैं। 1 मिनट का समय, मैं 4 मिनट बोला था। नहीं 4 मिनट आप नहीं, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, वक्त 4 मिनट नहीं। आप सब एक हो ना। ये जो इंडी गठबंधन बैठा है मेरे सामने, हमें ये चर्चा यही समाप्त करनी होगी, हमें ये चर्चा यही समाप्त करनी होगी। आशीष घड़ी रुकता नहीं है, वक्त हो चुका है, वक्त हमें यहीं तक इजाज़त देता है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सवाल तो यही खड़ा होता है। एक तरफ एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, वहीं इंडिया गठबंधन, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। लेकिन सवाल यह है कि असमंजस के ऐसे हालात में, जबकि अभी तक एक भी रैली का आयोजन इंडिया गठबंधन की ओर से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है, यहाँ मोदी शाह से लेकर के योगी तक सब सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में कैसे जनाधार को ये अपनी ओर करेंगे, क्या रणनीति होगी आने वाले दिनों में, ये समझ से परे है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वक्त आएगा आगे, हमें लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर और मुद्दे जो हैं सियासी गलियारे में तैरते नजर आएंगे। फिलहाल लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, देखते हैं कौन जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाब होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ।